हेलो फ्रेंड्स। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। ये स्टोरी अल्फोंसे डोडेट ने लिखी है, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। स्टोरी है ये 1870 से 1871 के बीच में जो फ्रेंको प्रूशियन वॉर थी उस टाइम की स्टोरी है। और इस स्टोरी की लोकेशन है एल्सेस और लोरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट। ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस और लोरेन, ये दोनों फ्रेंच से प्रूशियंस ने जीत लिए थे। तो आगे बढ़ते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. हमारे जो नरेटर हैं वो एक स्कूल बॉय हैं और उनका कहना है कि वो उस दिन बहुत लेट उठे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था डांट खाने से, क्योंकि जो उनके टीचर हैं एम हैमिल, उन्होंने पिछले दिन क्लास को कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग अ डे आउट ऑफ डोर्स। एक बार नरेटर के मन में ख्याल आता है कि चलो कहीं बाहर भाग चलते हैं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिपिंग एट द edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the ruler of participles. इनका कहना है, मतलब हमारे नरेटर जो हैं ईशान अगस्ती की तरह हैं तारे ज़मीं मूवी के। इन्हें स्कूल में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। इन्हें बाहर चहचहाती चिड़ियाँ दिख रही हैं, जंगल दिख रहे हैं और जो खुले मैदान में प्रशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे हैं इन्हें वो नज़र आ रहे हैं। ये सब कितना मतलब अच्छा लग रहा है पार्टिसिपल्स के रूल्स के बजाय। पर नरेटर कहते हैं कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। नरेटर ने हिम्मत जुटाई और वो स्कूल के लिए चल पड़े। व्हेन आई पास द टाउन देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जब नरेटर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ रहती है। बुलेटिन बोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, भले वो स्कूल की हो या कॉलेज की हो या कहीं और हो। तो नरेटर का कहना है कि इसी बुलेटिन बोर्ड पे उनके पिछले 2 साल से जितनी बुरी खबरें थी वो इसी बोर्ड पे आ रही थी। भीड़ को देख के उन्हें लगता है कि लोग क्यों खड़े हैं, पर फिर भी वो स्कूल के लेट हो रहे थे तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो बुरी तरह भाग रहे थे, पर इतने में जो वहाँ का लुहार होता है, वॉचर, मतलब वो उन्हें रोक के कहता है, अरे इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो, मतलब आराम से चल जाओ, आज तुम स्कूल एकदम टाइम पे पहुँचोगे, कोई कोई जल्दी वाली बात नहीं है। पर हमारे नरेटर भाई साहब को लगता है कि वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं और जो नरेटर है भागते भागते एम हेमिल के लिटिल गार्डन में चले जाते हैं। यहाँ पे लिटिल गार्डन स्कूल को कहा गया है क्योंकि स्कूल के आगे एम हेमिल ने बहुत सारी प्लांटेशंस कर रखी थी। जनरली जब भी स्कूल स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा आसपास शोर, कोई बेंच घिस रहा है, कोई किसी के साथ मस्ती कर रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, टीचर डांट रहे हैं, कहीं बेंचेस खिसकने की आवाज़ें आ रही हैं वगैरह वगैरह, मतलब बहुत शोर रहता है। पर आज कुछ अलग ही था, मतलब सब शांत था, सब बहुत ही ज़्यादा शांति सी थी। मतलब औरों दिनों तो नैरेटर को लगता था कि काश कोई मेरे पे ध्यान ना दे और मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ, पर आज तो संडे मॉर्निंग होने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। नैरेटर जाते टाइम खिड़की से देखते हैं कि उनके सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। नैरेटर दुआ कर रहे थे कि किसी को पता न चले और वो चुपचाप सीधा क्लास में जाके बैठ जाएं, पर ऐसा नहीं होता है। एम हैमिल वहाँ पे क्लास में चक्कर काट रहे थे। इनके मतलब हाथ में एक लोहे का स्केल था और अब नैरेटर को गेट खोल के अंदर जाना था। अब आप सोच सकते हैं जब भी आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं स्कूल के लिए, सारी क्लास आपको देख रही हो, टीचर आपको देख रहे हो, तो कितनी शर्म आती है। वैसे ही नैरेटर शर्म से पानी पानी हो गए थे और वो मतलब ब्लश करते हुए अंदर घुसते हैं। पर आश्चर्य करने वाली ये बात थी कि एम हैमिल एकदम शांति से एकदम प्यार से कहते हैं, अपनी सीट पे जल्दी बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे अगर तुम लेट होते तो। फ्रेंड जल्दी से बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। उन्हें थोड़ी देर लगती है डर से उबरने में, पर बाद में वो नोटिस करते हैं कि सिर्फ सन्नाटा ही अजीब नहीं था, उनके टीचर एम हैमिल वो भी अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और उनके फ्रिल्ड ब्लैक शर्ट में आए हुए थे। साथ में उन्होंने छोटी सिल्क की टोपी भी पहन रखी थी जिनमें सब पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। पर ये जो ड्रेस थी ये स्पेशल ड्रेस थी, एक तरह से ड्रेस रोब्स थे जो एम हैमिल सिर्फ फेस्टिवल या स्पेशल डेज को पहना करते थे। आज पता नहीं क्यों, मतलब स्कूल में भी शांति थी, सब कुछ अलग ही था।
नरेटर कंफ्यूज रहते हैं, पर वो देखते हैं कि ओल्ड होजर भी आए हुए हैं जो उन्होंने 3 कोने वाली टोपी पहन रखी है। हमारे पिछले मेयर और पिछले पोस्ट मार्टर भी आए हुए हैं, और भी काफ़ी जने थे। हर किसी के चेहरे पे उदासी थी, और जो हमारे होजर थे वो तो एक प्राइमर भी लाए थे जो उनके मतलब वो जिसको उन्होंने घुटनों पे रख रखा था, और उनका चश्मा पेजेस पे पड़ा था। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." आप इमेजिन करके देखिए, आप किसी दिन स्कूल जाते हैं और आपको जाते ही कहा जाता है कि आज के बाद आपको हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। जिनका अब हम पर रूल है, उन्होंने कहा है कि अब से आपको कोई दूसरी भाषा, मान लीजिए आपको कहें कि आज से आपको हिंदी नहीं, आपको चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी, आपको कैसा शौक लगेगा। नरेटर को बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। नरेटर के लिए वो वर्ड्स एक बड़े बिजली की तरह थे जो आके गिरी हो। ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब नरेटर कहते हैं कि उन्हें अब समझ में आया कि टाउन हॉल के जो बोर्ड पे क्या न्यूज़ थी जिस पे लोग इतने उतावले होकर देख रहे थे, अब उन्हें समझ में आया कि ये क्या था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब नरेटर को थोड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने पहले क्लासेस अटेंटिवली नहीं अटेंड की थी, और ये आज उनका लास्ट लेसन है, उन्हें तो अभी तक सही से लिखना भी नहीं आता। अब नरेटर को थोड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने क्यों बाहर बैठी चिड़िया के अंडों पे, पार्क में लगे झूलों पे ध्यान दिया, जबकि उन्हें क्लास के अंदर ध्यान देना चाहिए था। वो बुक्स जो उन्हें हमेशा उठाने में बहुत भारी लगती थी, जो उनके लिए बोझ था, जो बर्डन था उनके लिए, वो संत महात्माओं के इतिहास जो उन्हें पढ़ना पड़ता था, वो सब भी मतलब जिनसे वो नफरत करते फिर भी उन्हें उनको साथ रखने की आदत हो गई थी। पर ये सब अचानक एकदम चला जाएगा, वो किताबें, वो इतिहास, वो भाषा। नरेटर बहुत ज़्यादा सहम गए थे। और भी ज़्यादा जो नरेटर को बात बुरी फील हुई कि आज के बाद उनके मास्टर एम हेमिल भी चले जाएंगे। और इस थॉट ने जो नरेटर के दिमाग में आया, इसने वो सारे वो आयरन का रूलर और एम हेमिल की डांट वो सब भुला दिया जो भी डर था। अब उन्हें रिमोर्स फील हो रहा था। पुअर मैन, इट वॉज इन होनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैव वॉर दिस यूनिफॉर्म। अब नरेटर को समझ में आया कि उन्होंने ये स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी थी। ये एम हेमिल का लास्ट लेक्चर था, इसे स्पेशल रखने के लिए उन्होंने ये ड्रेस रोब्स पहने थे। और अभी नरेटर को समझ में आया कि वो जो गांव के भी लोग आए हुए थे, जो जो बड़े लोग थे, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें भी सॉरी फील हो रहा है, उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए। ये एक तरह से उनका थैंक यू कहने का तरीका था एम हेमल साहब को, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक उन्होंने स्कूल में पढ़ाया है। उनकी फेथफुल सर्विस के लिए थैंक यू, और एक तरह से अपनी कंट्री जो अब उनकी नहीं थी उसके लिए रेस्पेक्ट दिखाने आए थे। जब नरेटर ये सब सोच रहे थे तब उन्हें अपना नाम बोलता हुआ सुनाई दिया। तो अब नरेटर की बारी आ गई थी रीडिंग करने की, रिसाइट करने की। अब नरेटर कह रहे हैं कि what would I have not given to be able to say that dreadful rule for participle all through very loud and clear and without one mistake। नरेटर कह रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ का इस चीज़ के बदले सौदा कर सकते थे कि वो सारे रूल्स को परफेक्ट, लाउड और क्लियर कर दें, वो भी बिना कोई गलती के। वो इसके बदले कोई भी चीज़ देने को तैयार थे। पर जैसा नरेटर साहब सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ। वो शुरुआत के वर्ड्स में ही कंफ्यूज हो गए और बस वहाँ खड़े रहे, डेस्क को पकड़े। उनके दिल धड़क रहा था और हिम्मत नहीं थी सामने देखने पे। नरेटर साहब सुनते हैं कि उनके सर एम हेमल बोलते हैं, फ्रेंड्स, I won't scold you little friends, you must feel bad enough, see how it is, every day we have said to ourselves। देखो फ्रेंड्स, तुम्हारी गलती नहीं है कि इसमें तुम ये कंफ्यूज हो, तुम ये बोल नहीं पा रहे। ये इस तरह से है कि हर रोज़ हम हमेशा खुद को कहते रहते हैं कि ना, अपने पास बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। पर देखो, आज तुम्हें अचानक कह दिया जा रहा है कि आज के बाद तुम ये सब नहीं कर पाओगे। और एल्सेस की सबसे बुरी किस्मत यही है कि आज के बाद एल्सेस में
पढ़ाई नहीं की जाएगी फ्रेंच की। अब और फ्रेंच, एक बात ये भी है कि तुम देखो, कल को वो जर्मन लोग तुम्हें वो जर्मन पढ़ाने आएंगे, वो तुमसे कुछ फ्रेंच का पूछेंगे और तुम्हें नहीं आता होगा तो वो क्या कहेंगे? हो, तुम खुद को फ्रेंचमैन कहते हो और तुम्हें खुद की भाषा बोलनी या लिखनी नहीं आती, क्यों कहते हो खुद को फ्रेंचमैन? पर ये बात नहीं है कि तुम सबसे गए बीते हो, हम सब में कोई ना कोई कमियां हैं और जिसे हमने दूर करनी है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें स्कूल भेजने से लेकर ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। उन्होंने भी तुम्हें फार्म और मिल में काम करवाने सोचा था कि तुम 2 पैसे ज़्यादा कमा पाओ। और मेरी भी तो गलती है। मैं भी तुम्हें अक्सर पनिशमेंट वाले टाइम, जब पनिशमेंट देना होता, पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था। जब मेरा खुद का मन होता था कि मैं फिशिंग के लिए जाऊं, तब तुम सबको छुट्टियां दे देता था। एम हेमल एक चीज से दूसरी चीज को लीड करके बोलते गए। फिर लास्ट में अब एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट होते होते एम हेमल भाषा पे बात करने लगे। उनका कहना था कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, जो सबसे साफ और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें इसकी रक्षा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जब हमें गुलाम बना दिया जाएगा, व्हेन दे विल एनस्लेव अस, हमें हमारी लैंग्वेज पे पकड़ है। हम जब तक हम हमारी लैंग्वेज जानते हैं, हमारी मातृभाषा को जानते हैं, तब तक हमारे हाथ में ऐसा हथियार है जिससे हम कोई भी बाजी जीत सकते हैं। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। एम हेमल ने मातृभाषा को एक हथियार क्यों कहा? क्योंकि इसके दो, एक तो मेंटल और एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर अगर हम थ्योरेटिकल या मेंटल या इमोशनल पॉइंट देखें, तो हमारी मातृभाषा हमें मातृभक्ति जगाती है, जिससे कि हमें एक अलग सी स्ट्रेंथ, एक अलग सा जोश हमारे अंदर भर देती है, ताकि हम भी हमारे देश के लिए कुछ करें। और जो प्रैक्टिकल है वो ऐसा है कि अगर हम आगे जाके, जब हमें एनस्लेव कर दिया जाएगा, हमें कोई गुलाम बना दिया जाएगा या हमें कहीं बांध के रख दिया जाएगा, तो हम कोई भी आपस में कोई चीज़ डिस्कस करनी चाहें तो अपनी मदर टंग में कर सकते हैं, जिससे कि सामने हमारे ओपोनेंट को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और हम हमारे प्लान बना चुके होंगे। उसके बाद में एम हेमिल देन ही ओपन ग्रामर एंड read us our lesson. I was amazed to see that how well I understood it. उस दिन हमारे नरेटर भाई साहब ने, जो हमेशा, जिन्हें हमेशा चिड़िया के अंडे और यही सब अच्छे लगते थे, उस दिन उन्होंने पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की। और उस दिन उन्हें खुद ही बहुत अचंभा हुआ कि वाह, मुझे ये सब इतना आसानी से कैसे समझ में आ रहा है, ये सब इतना आसान मैंने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उस दिन। फिर उसके बाद में एम हेमल ने, मतलब जो ग्रामर स्टार्ट की, उसके बाद में वो राइटिंग क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा, और एम हेमल ने हम सब के लिए नई नई कॉपियाँ निकाली जिसमें लिखा होता फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। वो छोटे छोटे फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे लग रहे थे जो स्कूल रूम में लहरा रहे थे। और जब उन्होंने हम सबको एक एक कॉपीज दी, तो नरेटर कह रहे हैं कि उस टाइम वो एक देखने लायक सीन था। हर कोई बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्शन के अपने अपने काम में जुट गया। ये सबसे अच्छी बात लगी नरेटर को। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, हर तरफ एकदम खामोशी थी। जो भी साउंड आ रही थी वो बस पेपर पे पेन की निब के घिसने की, द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ऑन द पेपर, बस वही आवाज़ आ रही थी। एक बार कुछ भंवरे, कुछ बीटल्स बीच में भी आए, पर किसी ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो क्लास की सबसे छोटी उम्र के बच्चे थे, जो कभी ध्यान से काम नहीं करते थे, जिन्हें कोई भी काम दे दें तो वो इधर उधर ध्यान लगाते थे, कभी अपने फिशिंग बुक्स को देखना, कभी कुछ और, कभी कुछ और, वो भी आज एकदम शांति से काम कर रहे थे। उन्होंने भी बिल्कुल भी बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ द पिजन्स cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? नरेटर को बाद में कुछ कबूतर सुनाई देते हैं और नरेटर के मन में एक ख्याल आता है, क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन में बुलवाएंगे? ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड द नरेटर थॉट सो? नरेटर ने ये इसलिए सोचा क्योंकि जिस हिसाब से उनके साथ जुल्म किए जा रहे थे, उनसे उनकी मदर टंग छीनी जा रही थी और कोई दूसरी भाषा पढ़ाई जा रही थी। वैसे तो कबूतर भी फ्रांस के ही हैं, क्या वो लोग उन्हें भी जर्मन सिखाएंगे? उसके आगे हमारे नरेटर भाई साहब का कहना है कि वो काम के बीच बीच में एम हेमल को देख रहे थे और वो देखते हैं कि एम हेमल रुक रुक कर इधर उधर सारी क्लास को बार बार देख रहे थे, जैसे कि वो इस सारे सीन को दिमाग में फीड कर कर लेके जाना चाहते थे। जब वो जहाँ भी जाएंगे, उन्हें वो सारा स्कूल, वो सारा सीन याद रहे।
इसीलिए वो इसे स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने वो कपड़े भी पहने थे। उन्हें इस स्कूल में पूरे 40 साल हो गए पढ़ाते हुए। जो 40 साल पहले उन्होंने एक वॉलनट का ट्री सामने उगाया था, वो भी अब बड़ा हो गया है। और जो बेलें थी वहाँ पे जो एम हेमल ने उगाई थी, वो भी अब खिड़की से होते होते वो अब छत तक जा चुकी हैं। बस पिछले 40 साल से सब कुछ सेम है। बस बदलाव जो हुआ है वो ये है कि जो टेबल्स हैं वो यूज़ हो के एकदम स्मूथ हो चुकी हैं, और जो वॉलनट ट्री है वो बड़ा हो गया है, और जो होप वाइन की जो बेल है वो जो उन्होंने खुद ने लगाई थी, वो खिड़की से होते होते रूफ तक आ चुकी है। पर नैरेटर सोचता है कि बेचारे एम हेमल को ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। इतने साल हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए, और कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें अपने सारी पैकिंग वगैरह करते हुए, क्योंकि उन्हें अगले दिन शहर छोड़ के जाना था। पर हमारे नैरेटर भाई साहब के पास हिम्मत थी कि वो सारा लेक्चर अटेंड करेंगे, और उन्होंने लास्ट तक अटेंड किए। राइटिंग के बाद में उनका हिस्ट्री में लेसन हुआ, जिसके बाद में बेबीज़ ने बा बेबी बोबू को बोला। जैसे कि हमें यहाँ पे वोवल्स पढ़ाए जाते हैं, ए ई आई ओ यू, वहाँ पे ये बा बेबी बोबू पढ़ा रहे थे। जो जेंटलमैन हॉजर थे वो भी लास्ट में प्राइमर हाथ में लिए, प्राइमर को देखते देखते जो चश्मा पहन के रोते रोते गा रहे थे, उन्हें देखकर मतलब हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। अब नायटा कह रहे हैं कि उन्हें ये सारे सीन लास्ट लेसन के तौर पे अच्छे से याद। पर तभी घड़ी ने 12 बजा दिए। 12 बजने की आवाज़ आई, और उसके बाद में एंजेलस जो प्रेयर होती है वो स्टार्ट हुई। उसी टाइम पे साथ में जो प्रशियंस के जो ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है, जो वो मार्चिंग करते हैं, वो आवाज़ आने लगी। और जैसे ही 12 बजे एम एम एल को पता चल गया कि आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है, वो कुर्सी से खड़े हुए। He was looking very pale and in his chair, and I never saw him look so tall. नैरेटर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज ही अचानक ही इतने लंबे हुए, आज तक वो उतने लंबे कभी थे ही नहीं। और एम हेमल के मुंह से सारा रंग उड़ चुका था। वो बोलने लगे, माई फ्रेंड्स, आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम। वो आगे बोल नहीं पाए, वो बस इतना ही बोल पाए, दोस्तों मैं। पर फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। ब्लैक बोर्ड पे उन इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे। उन्होंने पूरी शक्ति लगा के ब्लैक बोर्ड पे लिखा, विवे लॉ फ्रांस। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग लिव फ्रांस या फ्रांस जिंदाबाद। और उसके बाद में वो रुक गए। उन्होंने अपना सिर ब्लैक बोर्ड से लगाया और जाने का इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।